वेलकम टू एचएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है ये रहेगा मेरा पार्ट 2। आपको मैं जो करवा रही हूँ गुलाम वंश, मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है। 1206 से 1290 का टाइम रहा है उनका। तो आज बारी है खिलजी राजवंश के बारे में जानकारी लेने की। तो जो इनका टाइम है गाइज वो है 1290 से 1320 का। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज आपको मैं कुछ पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी इंटरेस्टिंग बताऊंगी, तो वो वीडियो के एंड में होगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। खिलजी राजवंश। खिलजी वंश को 1290 में मलिक फिरोज द्वारा जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मलिक फिरोज द्वारा। और उसने अपने लिए जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक का इनका जो है टाइम पीरियड रहा है, और इन्होंने शीर्षक ग्रहण किया था। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? मलिक फिरोज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो इनका टाइम रहा था, वैसे जो खिलजी राजवंश का टाइम रहा है वो 1290 से 1320 का रहा है, और इनका जो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसमें 6 साल का रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1292 में अब्दुल्ला के तहत मंगोलों ने जलालुद्दीन खिलजी से अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। कब किया था मंगोलों ने? 1292 में। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था। ठीक है, कौन था? भतीजा। यानी कि ये इसका चाचा था। और 1296 में जब उसका जो है टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला था, तो देवगिरी पर उसकी जीत के बाद इसने उसकी हत्या करके अपने चाचा को ही जान से मार डाला। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मार डाला, अपने चाचा को मार डाला 1296 में। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 1290 से 1296 तक। ओके। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला, अपने चाचा को मार दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रारंभिक नाम है वो गाइस है अली गुरु शाप था। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, अली गुरु शाप। वह 1296 ईस्वी में जो है सुल्तान बन गया था। किसको मारने के बाद? जलालुद्दीन को मारने के बाद वो 1296 में सुल्तान बन गया था, और उसने 1316 ईस्वी तक जो था शासन किया था। अब इसके बारे में जानेंगे क्या है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर इसने हमला किया। कब किया? 1303 में। 1206 से इसका जो है, सॉरी 1296 से जो इसका टाइम पीरियड शुरू हो गया, और 1303 में जाकर इसने चित्तौड़ पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक चरित्रहीन और धोखेबाज मुसलमान लुटेरा आदमी था। बिल्कुल उसने अपने चाचा को ही मारा, तो इसी से हम जान सकते हैं। और महारानी पद्मिनी के अनुपम पवित्र सौंदर्य पर वो अपनी बुरी नज़र रखता था। चित्तौड़ मेवाड़ की क्या थी? राजधानी थी। क्या थी? राजधानी किसकी? मेवाड़ की। अब भारत की पवित्र और पतिव्रता महारानी पद्मिनी, जो कि चित्तौड़ के महाराजा श्री रतन सिंह जी की भ्याता पत्नी और पतिव्रता थी, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उन उनसे जबरदस्ती शादी करने के लिए धूर्त मुसलमान लुटेरे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। इसकी जो फेमस है पद्मिनी है, वो वाली बहुत फेमस एक जो कह सकते हैं मूवी है, जिसमें रणवीर सिंह है और दीपिका पादुकोण है, शाहिद कपूर है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो क्या नाम था चित्तौड़ के महाराजा का? श्री रतन सिंह जी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन पतिव्रता महारानी पद्मिनी जो किले में उस समय उपस्थित अन्य सभी राजपूत महिलाओं ने अपने पतिव्रत धर्म पर प्रतिबद्ध होकर सामूहिक रूप से जो कर लिया। ये जो है सीन लास्ट है मूवी का। जौहर मजबूरी में हिंदू माताओं व बहनों द्वारा आग में कूदकर जलकर के मरने के लिए एक सामूहिक आत्महत्या होती है। जो राजपूत व निर्दोष हिंदू महिलाओं को भारत में सदियों से अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रत होकर उस समय तब तक करनी पड़ती है जब ये बेरहम मुसलमान लुटेरे जो है आक्रमणकारी लोग उनकी इज्जत आबरू लूटने के उद्देश्य से अपने मुसलमान धर्म की आड़ लेकर उन पर आक्रमण करते हैं। ये सब तभी करते हैं, तभी ये सब कुछ होता है कि उनकी कोई इज्जत लूट ना जाए, और उनके पति पिता भाइयों को जान से मार डालते हैं, तब वो काम करती है ये। तब उनकी रक्षा को कोई भी अन्य उपाय नहीं बचता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में सदा से ही मुसलमान लोगों के द्वारा निर्दोष हिंदू महिलाओं से बलात्कार करके उन्हें प्रदूषित किया जाता रहा है। और इससे बचने के लिए मजबूरी में बेचारी अपनी जान देकर भी अपने शील की रक्षा करती हैं, लेकिन मुसलमानों को अपने पवित्र शरीर को छूकर अपवित्र करने को नहीं देती। इसी को जौहर कहा जाता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है गाइस, अब समझ आ गया होगा आपको।
पद्मावत की बात करते हैं। ये पतिव्रता महारानी पद्मिनी जी के प्रकरण के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक काव्य है। पद्मावत जो है एक तरह मैंने आपको भी बताया कि मूवी है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के दरबार का एक कवि था। मलिक मोहम्मद का किससे कनेक्शन है? शेर शाह सूरी से, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया था और ये मुस्लिम शासक था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। काफूर जो उसके साथ रहा करता था, काफूर था, वो क्या था? वो कमांडर था जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सबसे कुख्यात शासक था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने शराब के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात भी। और अलाउद्दीन का एक सपना था एक विश्व विजय प्राप्त करने का, इसलिए तो उसने अपने खुद ही सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय या दूसरा अलेक्जेंडर का शीर्षक लिख दिया। इसने खुद ने ये सब काम किए हैं, सिकंदर ए सानी, सिकंदर टू द्वितीय या दूसरा अलेक्जेंडर, ये चीज़ याद रखिएगा। देमित्रिस एक बैक्ट्रियन शासक था जो दूसरा अलेक्जेंडर के रूप में जो था लोकप्रिय और जाना जाता था, क्योंकि इसने जो है दूसरा अलेक्जेंडर खुद को कहा, तो ये देमित्रिस भी जाना जाता था। इससे इसका कनेक्शन हो गया, देमित्रिस, याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने जमींदारी प्रथा को तो समाप्त कर दिया था। एक शराब को उसने समाप्त किया और एक जमींदारी प्रथा को, और मवेशियों को पालने पर कर लगाया। अगर जो मवेशियों को पालते हैं तो उन पर उसने टैक्स लगा दिया, क्योंकि उस समय हिंदू लोग गाय को माता मानकर प्राय प्रत्येक घर में पालते थे और उन्हें इसका कर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। शराब पर और जमींदारी प्रथा पर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबंध लगाया था, और मवेशियों से जो पशुओं को पालते थे उन पर वो कर लेता था, टैक्स लेता था। और वो दिल्ली का पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने कर निर्धारण के लिए हिंदू की भूमि के माप का परिचय करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। उसने बाजार के नियमों के प्रावधान ऐसे थे जिनसे दिल्ली के लोगों को नियंत्रित कीमत पर माल खरीदना और बेचना पड़ता था। ठीक है, ये काम भी इसके अंडर ही होता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजनीति से धर्म को अलग कर दिया था। राजनीति और धर्म को उसने कभी मिक्स नहीं किया, उसने राजनीति से धर्म को हमेशा ही अलग रखा है। वह मैं हूँ खलीफा कहकर अपने लिए इसका जो है प्रचार करने वाला वो पहले ही था। मैं हूँ खलीफा, सिकंदर द्वितीय, ठीक है, अलेक्जेंडर भी कहता था ये मुख्य है और मैं हूँ खलीफा, ये याद रखिएगा। ओके, ये अपने आप को कहता रहता था। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा का भी निर्माण करवाया जो कुतुब मीनार का गेटवे है। अलाउद्दीन अलाई दरवाजा, इस तरह अलाई लाई करके आप याद कर सकते हैं, जहां भी आए तो अलाउद्दीन को आप टिक कर दीजिएगा। उसने सीरी के शहर का निर्माण करवाया जो दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा है और कुतुब मीनार के पास है। 7 शहर सीरी, ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। भारत में मुस्लिम शासक और एक हिंदू राजकुमार के बीच पहली शादी अलाउद्दीन खिलजी और कमला देवी की हुई थी। ठीक है, ये एक मुस्लिम शासक था, आपको ऊपर बता दिया गया है। कमला देवी एक हिंदू राजकुमारी थी जो गुजरात के शासक की विधवा थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी जो गुजरात की शासक की पत्नी थी, उनके पति की हत्या करके उन्हें विधवा बनाकर उस बेचारी को मजबूर करके उन्हें मुसलमान बनने के लिए जबरदस्ती शादी की थी। कमला देवी से इन्होंने शादी की थी जो कि हिंदू राजकुमारी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कमांडर मलिक काफूर को विष देकर विषक्ता से उसको मार डाला था। देखिए, उसका जो सबसे बड़ा साथी था मलिक काफूर, इसको ही उसने क्या किया, विष देकर क्या किया, मार डाला। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में उसके नौकर कवि थे। ठीक है, उसके दरबार में कवि थे लेकिन वो नौकर कवि थे। कौन थे? अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो को भारत का तोता के रूप में भी जाना जाता है, ये एक चीज़ जो आप याद कर सकते हैं। उसे उर्दू भाषा का पिता और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है कि कौन है ऐसे जो महान व्यक्ति जो उर्दू भाषा के पिता और सितार के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं, तो वो कौन है गाइस? वो हैं अमीर खुसरो जी। लैला मजनू और तुगलकनामा जो खुसरो के हैं प्रसिद्ध कार्य रहे हैं। और अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने एक स्थायी खड़े रहने वाली पैदल सेना को बनाए रखने के लिए प्रयास किया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं फैक्टर बता रही हूँ, सब आप याद कर लीजिएगा।
अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत करने के लिए भी जिम्मेदार थे। डाक प्रणाली की शुरुआत किसके काल में हुई? अलाउद्दीन खिलजी वंश के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुई है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का जो था अंतिम शासक था। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का अंत तब हो गया जब मुबारक शाह खिलजी को खुसरो ने मार डाला था। किसने मार डाला? खुसरो खान ने जो है मार डाला था। खिलजी वंश का जो अंत तब हुआ कि कब उसको करा कि मुबारक शाह खिलजी को खुसरो खान ने मार डाला था। खुसरो खान, ये जो है याद नाम रखिएगा। और जो मुबारक शाह खिलजी है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। कुछ इतिहासकार तो खुसरो खान को ही आखिरी खिलजी सुल्तान के रूप में मानते हैं, कुछ हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर मुबारक शाह खिलजी आ जाए तो गाइज आपने वहीं पर जो है टिक मार्क करना है। ओके, तो अब हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा नाम है पृथ्वीराज चौहान, अन्य नाम है इनका राय पिथोरा, ये आप याद रखिएगा। माता पिता का क्या नाम है? माता का नाम है राजा सोमेश्वर चौहान और पिता का नाम है राजा सोमेश्वर चौहान और माता का नाम है कमला देवी। पत्नी का नाम क्या है? संयोगिता। ओके, जन्म इनका कब हुआ था? 1149 में और राज्याभिषेक हुआ था 1169 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1192 में 1192 में। इनकी राजधानी कौन सी रही है? दिल्ली और अजमेर। वंश इनका कौन सा रहा है? चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजपूत जो कहे जाते हैं। आज की पीढ़ी इनकी वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम जानती है, तो देखते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। पहला जो हम कह सकते कि बहुत छोटी उम्र थी, 12 वर्ष, तो तब इन्होंने इतना बड़ा काम किया था। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हराकर माड़वरकर पर विजय प्राप्त की थी। कब की थी? 16 वर्ष की आयु में। किसको हराया था इन्होंने? महाबली नाहर राय को। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक वार से जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन जो गाइस था 84 किलो था और उसे एक हाथ से चलाने पर सुनने पर विश्वास नहीं हो, किंतु ये सत्य है। 84 किलो बहुत भारी होता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बात करने की कला भी जानते थे। ठीक है। महान सम्राट पूर्ण रूप से मर्द थे, उनकी छाती पर स्तन नहीं थे, वैसे होते हैं, इनके नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे और 3 वर्ष के बाद यानी 1169 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर इन्होंने क्या किया? राज किया। पृथ्वीराज चौहान की गाइस 13 पत्नियां थीं और जो संयोगिता थी वो सबसे प्रसिद्ध थी। आप देख सकते हैं कि ऊपर नाम भी सिर्फ संयोगिता का ही था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया। 16 बार, और 16 बार कुरान की कसम का भी खिलवाई थी, कसम भी उनको साथ साथ खिलवाई थी। गोरी ने 17वीं बार में चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले जाकर चौहान की दोनों आंखें क्या कर दी? फोड़ दी। 16 बार एक बंदे को हराकर 17वीं बार जाकर उसने उसको मार दिया, मतलब उसकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था क्योंकि वो धोखे से हुआ था। महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेक प्रकार की उनको पीड़ा दी और कई महीनों तक उनको भूखा रखा, फिर भी सम्राट की मृत्यु नहीं हुई थी। बहुत बड़ा फैक्ट है ये। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो जन्म से ही शब्द भेदी बाण की जो कला इनको ज्ञात थी, शब्द भेदी बाण की, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में थी। राजा दशरथ के बाद पृथ्वीराज चौहान के पास ही शब्द भेदी बाण की कला थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को उसी के भरे दरबार में जो था शब्द भेदी बाण से मारा था। तो गाइस कुछ इंटरेस्टिंग हुआ आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने को मिला और मैंने आपको आज तुगलक वंश पढ़ाया। कैसा लगा? अब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कर दीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि अब डेली वीडियो अपलोड हो रही है, काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगी। और मैं आपको अब बताना चाहूँगी कि सिख
से लेकर 10 तक की ज्योग्राफी की एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी। वैसे मैंने आपको 6, 7, 8 की ज्योग्राफी करवा रखी है, लेकिन अब हम उसका करेंगे रिवीजन मोड, और 9th और 10th की मुझे आपको ज्योग्राफी करवानी है। यानी कि 6 से लेकर 10 तक की एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनेगी। उसमें आपको रिवीजन मोड प्लस में 9th 10th की ज्योग्राफी भी मिलेगी। सिविक्स का अलग सेक्शन रहेगा और उसका भी रिवीजन मोड रहेगा। लेकिन अब हम ज्योग्राफी को पहले करेंगे। और प्लीज़ अब आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी आगे आने वाली वीडियोस होंगी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो मेन टारगेट मेरा रहेगा वो एसएस पे ही रहेगा, बहुत अच्छे से हमें एसएस करनी है। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।